नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी क्षितिज चैप्टर 15 मेघ आए। यह कविता जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है, जिसमें प्रकृति के माध्यम से, बादल के माध्यम से इस कविता में बादल के आने की बात को स्पष्ट किया है। बादल मेहमान बनकर जब गांव में आता है तो ग्रामीण अंचल के लोग उसका स्वागत कैसे करते हैं, इस तरह से इस पाठ में यह दिखाने का प्रयास किया गया है। रीति रिवाजों का खूब अच्छे से वर्णन किया गया है। तो आइए इस पाठ के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, गतिशील मीन्स जो आगे बढ़ रही हैं, अर्थात जो परिवर्तन हो रहा है बादलों के आने से, अर्थात पाहुन के आने से जो परिवर्तन हो रहा है, जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही, उसके बारे में लिखना है। बादलों के आने पर प्रकृति में निम्न गतिशील क्रियाएं हो रही हैं, जैसे बयार अर्थात हवा नाचती गाती चलती है, पेड़ झुकने लगे मानो वे गर्दन उचकाकर बादलों को निहार रहे हैं। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं, आंधी चलने लगी, धूल उठने लगी, नदी मानो बाकी नज़र उठाकर ठिठक गई, पीपल का पेड़ झुकने लगा, लताएं पेड़ों की शाखाओं में छिप गईं, तालाब जल से भर गए, क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। इस तरह से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, गतिशील क्रियाएं हो रही हैं। इसी तरह से घनघोर जल बरसने लगा, जिसके कारण जगह जगह से बांध टूट गए, पानी के बांध जो है जगह से टूट गए। घनघोर वर्षा होने के कारण पानी बांधों में बढ़ गया और बांध टूट गए। इस तरह से ये क्रियाएं हुई हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं। अब यहाँ ये प्रतीक पूछे गए कि धूल किसके प्रतीक हैं, पेड़ किसके प्रतीक हैं, नदी किसके प्रतीक हैं, लता किसके प्रतीक हैं, ताल किसके प्रतीक हैं। तो यहाँ इन सभी के प्रतीक के बारे में बताना है। नीचे दिए गए शब्द और उनके प्रतीक किस प्रकार हैं। धूल जो है, इस कविता में धूल को मेघ रूपी मेहमान के आगमन से उत्साहित अल्हड़ बालिका का प्रतीक माना गया है। अल्हड़ बालिका जो अबोध है, जो अभी भोली भाली है, जिसे ज्ञान नहीं है, अल्हड़ बालिका। पेड़ गांव के साधारण व्यक्तित्व का प्रतीक है। पेड़ जो है गांव के साधारण व्यक्तित्व का प्रतीक है, मेहमान को देखने के लिए उत्सुक है। पेड़ जो है मेहमान को देखने के लिए उत्सुक है। इसी तरह से नदी जो है किसका प्रतीक है, नदी गांव की नवविवाहिता का प्रतीक है, जो घूंघट की ओट से अर्थात पीछे से तिरछी नज़र से मेघ को देखती है। इस तरह से नदी नवविवाहिता का प्रतीक बताया गया है। लता जो है नवविवाहिता माननी नायिका का प्रतीक है। अब नदी और लता दोनों नवविवाहिता हैं, लेकिन लता जो है माननी नायिका का प्रतीक है। माननी नायिका का अर्थ होता है जो अपने प्रीतम की प्रतीक्षा कर रही है, अपने प्रीतम से अलग रह करके अपने प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही है, वह माननी नायिका है, जो अपने मायके में रहकर मेघ का इंतजार कर रही है। इस तरह से यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। नायिका के कई भेद हैं, स्वकीया, परकीया, माननी। इस तरह से माननी नायिका का अर्थ होता है जो मायके में रहकर मेघ का इंतजार कर रही है, वह नायिका। पांचवा बिंदु है ताल। घर के नवयुवक का प्रतीक है, जो नवयुवक हैं घर में उसके प्रतीक हैं ताल, जो मेहमान के आने पर मेहमान के पैर धोने के लिए पानी लाते हैं। इस तरह से तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों देखा। किस तरह देखा और क्यों देखा। तो यहाँ आप
लिखेंगे इस तरह से कि लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से छिपा कर देखा। किवाड़ की ओट से छिप करके, किवाड़ के पीछे रह करके देखा। क्यों? वह माननी है। वह अपने प्रीतम के कई दिनों के बाद आने पर उनसे रूठी हुई भी है और उन्हें देखे बिना भी नहीं रह पाती। पहले तो वह रूठी है, यह जताना चाहती कि हम रूठे हैं, लेकिन वह देखना भी चाहती है। इसलिए वह किवाड़ की ओट से अर्थात किवाड़ के पीछे से रह करके देखना चाहती है, किवाड़ की ओट से रहकर देखना चाहती है। इसी तरह से भाव स्पष्ट करने का प्रश्न आएगा। भाव स्पष्ट करने को कहा जाएगा, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। तो भाव यह है कि 1 साल बीतने को हो रहे थे, पर नवविवाहिता लता का पति मेघ उससे मिलने नहीं आया था। इससे लता के मन में जो भ्रम बन गया था कि वह मेघ के आने से टूट गया और वह क्षमा मांगने लगी। अर्थात भ्रम था कि मेघ हमें भूल गया है, लेकिन जैसे ही मेघ आया और उसका मिलन हो गया तो उसका भ्रम टूट गया कि नहीं, वह हमें भूला नहीं था, बस कुछ समय बाद लौटा है। इस तरह से अगली पंक्ति है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। यह दूसरी पंक्ति है। इसका भाव क्या होगा? मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए नदी रूपी नवविवाहिता ठिठक गई। मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए नदी रूपी नवविवाहिता ठिठक गई और उसने घूंघट उठाकर मेहमान को देखा। इस तरह से लिख पाएंगे। यहाँ रूपक अलंकार की छठा है मेघ रूपी मेहमान और नदी रूपी नवविवाहिता। इस तरह से यहाँ जो है रूपक अलंकार भी है। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ? अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, तो मेघ के आने से बयार चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, आंधी और धूल चलने लगी, नदी बांकी होकर बहने लगी, अर्थात तिरछी टेढ़ी मेढ़ी बहने लगी। बूढ़े पीपल झुकने लगे, लताएं पेड़ की ओट में छिपने लगीं, तालाब जल से भर उठे, आकाश में मेघ छा गए। अंत में धारासार वर्षा हुई, अर्थात मूसलाधार वर्षा हुई। मेहमान के आने पर गांव की कन्याएं और युवतियां प्रसन्न हो उठी हैं। लोग अपने खिड़की दरवाजे खोल खोल कर उन्हें निहारने लगे हैं। आते जाते लोग उन्हें गर्दन उठाकर देखने लगे हैं। नवयुवतियों ने घूंघट सरकाकर उन्हें निहारा। बूढ़ी स्त्रियां विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करने लगी, अतिथि की प्रिया मान करने लगी। फिर अचानक वह क्षमा मांगने लगी। दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बह चले, प्रेम के आंसू बह चले। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में निम्न परिवर्तन हुए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? तो मेघ के लिए अर्थात मेघों के लिए, बादलों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि वर्षा के बाद काले भूरे रंग के होते हैं। वर्षा के बादल जो होते हैं काले होते हैं, भूरे होते हैं, कई रंगों के होते हैं। पछाभी मेघ, कपासी मेघ, कई तरह के मेघ होते हैं, छोटे मेघ, बड़े मेघ। इस तरह से नीले आकाश में उनका रंग मनोहारी लगता है। इसके अलावा गांव में बादलों का बहुत महत्व है तथा उनका इंतजार किया जाता है। किसान फसलों की सिंचाई के लिए बादलों का इंतजार करता रहता है। इस तरह से यहाँ तक कि कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि पर निर्भर है। अगर सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई तो खेती पर बहुत बड़ा असर पड़ता है।
इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो यहाँ आप मानवीकरण और रूपक अलंकार के उदाहरण इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे पहला उदाहरण लेकर आए हैं मानवीकरण का, मेघ आए बन ठन के संवर के। तो यहाँ मेघ जो है आए बन ठन के संवर के, यह मानवीकरण है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यह भी मानवीकरण है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, यह भी मानवीकरण है। धूल भागी घाघरा उठाए, यह भी मानवीकरण अलंकार है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, यह भी मानवीकरण है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यह भी मानवीकरण है। बरस बाद सुधलीनी बोली यकुलाई लता, ओट हो किवार की, यह भी मानवीकरण है। हर सायो ताल लाया पानी परात भर के, यह भी मानवीकरण है। इसी तरह से रूपक अलंकार आप देख सकते हैं कि क्षितिज अटारी, क्षितिज रूपी अटारी गहराई, क्षितिज रूपी अटारी। अगर और भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि मेघ रूपी मेहमान, मेघ रूपी मेहमान, और लता रूपी नवविवाहिता, नदी रूपी युवती। इस तरह से आप लिख सकते हैं क्योंकि सभी का रूपक वर्णन किया गया है। इसी तरह से 8वें प्रश्न पर चलते हैं। कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। कविता में अनेक रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है। अब यहाँ मार्मिक का अर्थ क्या है? तो मार्मिक अर्थ है जो मर्म स्थल को स्पर्श कर जाए, मन को आकर्षित कर ले, मार्मिक। मेहमानों के आने की सूचना पाकर सारा गांव उल्लसित हो जाना। अब सारा गांव जो मेहमान की सूचना पाते ही उल्लसित हो जाता है। उत्साहित एवं जिज्ञासु होकर मेहमान को देखना। इसी तरह से घर के बुजुर्ग द्वारा मेहमान का आदर सत्कार करना, यह भी आप मार्मिक चित्रण कह सकते हैं। इसी तरह से और भी मार्मिक चित्रण हैं। मेहमानों के पैर धोने के लिए थाल में पानी भर कर लाना। नवविवाहिता स्त्री द्वारा घूंघट की ओट से मेहमान को देखना। इसी तरह से मायके वालों की उपस्थिति में नवविवाहिता नायिका द्वारा अपने पति से बात न करना। इस तरह से यहाँ ये सभी मार्मिक चित्रण हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेघ रूपी शहरी पाहुन के आते ही पूरा गांव उल्लास से भर उठा। शीतल बयार नाचती गाती हुई पाहुन के आगे आगे चलने लगी। सभी ग्रामवासियों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल लिए ताकि वे पाहुन के दर्शन कर सकें। पेड़ उचक उचक कर पाहुन को देखने लगे। आंधी अपना घाघरा उठाए दौड़ चली। नदी बंकिम नयनों से मेघ की सज धज को देखकर हैरान हो गई। गांव के पुराने पीपल ने भी मानो झुककर नमस्ते की। आंगन की लता संकोच के मारे दरवाजे की ओट से सिकुड़ गई और बोली, तुम तो बरसों बाद हमारी सुध ली है। गांव का तालाब पाहुन के स्वागत में पानी की परात भर लाया। क्षितिज रूपी अटारी लोगों से लद गई। बिजली भी चमकने लगी। इस प्रकार पूरा गांव उल्लास से तरंगित हो उठा, भर गया। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। काव्य संदोर लिखिए। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो भाव सबसे पहले इसमें 2 बातें लिखनी होती हैं, शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य। तो पहले भाव सौंदर्य लिखेंगे। इन पंक्तियों में शहर में रहने वाले दामाद का गांव में सज धज कर आने का सुंदर चित्रण है। इस तरह से शिल्प सौंदर्य है, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। पाहुन ज्यों अगर लिखा गया है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। बड़े बन ठन के, बड़े बन ठन के
अनुप्रास अलंकार। मेघ आए बड़े बन ठन के, संवर के मानवीकरण अलंकार। इसी तरह से भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, रचना तुकांत युक्त है, दृश्य बिंब साकार हो उठा है, माधुर्य गुण है। अब गुण कैसे पता करेंगे? तो बच्चों, आपको गुण जब भी जानना हो तो इतना समझ लें कि इस कविता में किस रस में बात की गई है। जब भी श्रृंगार रस में बात की गई हो, श्रृंगार में, करुण में और शांत रस में, ये तीनों रस जब भी होंगे तो वहाँ पे माधुर्य गुण होगा। श्रृंगार, करुण और शांत रस, तुरंत आप समझ लीजिए वहाँ माधुर्य गुण है। तो माधुर्य गुण आप पहचान लेंगे इस तरह से। रचना और अव्यक्त के प्रश्न की बात करते हैं। वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। वर्षा के आने पर आकाश बादलों से घिर जाता है, धूप अपना बस्ता समेटकर जाने कहाँ छिप जाता है, चारों ओर छायादार रोशनी दिखने लगती है, घरों में हलचल बढ़ जाती है, स्त्रियां आंगन में रखा अपना सामान समेटने लगती हैं, सड़कों पर आना जाना कम हो जाता है, काले और रंग बिरंगे छाते दिखने लगते हैं, पशु पक्षी किसी ओट की खोज में भटकने लगते हैं कि कहाँ छाया मिले, कहाँ बैठ जाएं, मार्गों पर जल भर जाता है। इस प्रकार बच्चे बड़े उल्लास से वर्षा का आनंद लेते हैं। वर्षा काल मनमोहक हो उठता है। ये सभी बातें जो है वर्षा के आने पर आसपास के वातावरण में परिवर्तन ला देता है। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा, पता लगाइए। तो यहाँ लिख सकते हैं, जिस प्रकार घर में बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान और पूजन होता है, उसी प्रकार पीपल का पेड़ आकार में विशाल, हरा भरा, छायादार होने के साथ ही शुभ माना जाता है। पूजा पाठ और हर मांगलिक कार्यों में इसका पूजन किया जाता है। इसलिए कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग कहा है। तो आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नज़र आते हैं? अर्थात पहले मेहमान के आने पर विशेष आवभगत होती थी, लेकिन आज उस तरह की आवभगत हम नहीं करते हैं। इसके क्या कारण हैं? तो लिख सकते हैं कि पहले गांव वासियों का बाहरी संपर्क बहुत कम होता था। कभी कभी आने वाले अतिथि का स्वागत बड़े मान सम्मान और उल्लास से होता था। लोगों के पास आवभगत के लिए समय और स्नेह भी होता था। आज परिस्थितियां तेजी से बदल गई हैं। मनुष्य के बाहरी संपर्क और कार्य बढ़ रहे हैं। हर मनुष्य अधिक से अधिक व्यस्त होता जा रहा है। उसका समय व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करने में ही लगने लगा है। यही कारण है कि आज अतिथि सत्कार की परंपरा निरंतर गिरावट आ रही है। सत्कार करने की परंपरा में निरंतर गिरावट आ रही है, देखने को मिल रही है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भाषा अध्ययन। कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कविता में आए मुहावरे और उनका वाक्य प्रयोग जो इस प्रकार से है। पहला मुहावरा लिया गया है, बन ठन कर आना। मेघ आए बन ठन के संवर के। तो यहाँ बन ठन कर आना जो है पहला मुहावरा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि नुमाइश में सभी लोग बन ठन कर आए थे। अर्थात कोई बड़ा प्रोग्राम है, कोई मेला है, हाट है, बाजार है, शादी है, विवाह है, ऐसे समय पर ऐसे कार्यक्रम में आप बन ठन करके जाते हैं। तो इसी तरह से दूसरा मुहावरा है, गर्दन उचकाना। क्रिकेट का खेल देखने के लिए बच्चे को गर्दन उचकानी पड़ रही थी। अब जैसे विश्व कप क्रिकेट चल रहा था, बच्चे क्रिकेट देख रहे थे, अगर कोई सामने आ जाता था
तो गर्दन उचका कर देखते थे कि अब इस बाल पर क्या होने वाला है। सुध लेना, बुढ़ापे में बेटे माता पिता की सुध नहीं लेते हैं। तो सुध लेना या नहीं लेना, इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, अपने शब्दों में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है गांठ खुलना। गांठ खुलते ही मित्रों के बीच दुश्मनी खत्म हो गई। अर्थात जिस बात के कारण मित्रों में शत्रुता हुई थी, वह बात जैसे ही स्पष्ट हो गई, उनके बीच में यह जो है दुश्मनी खत्म हो गई। बांध टूटना, झूला देखकर बच्चों के धैर्य का बांध टूट गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। कविता में जो आंचलिक शब्द प्रयोग किए गए हैं उनकी आपको सूची बनानी है। आंचलिक शब्दों की सूची, पहला शब्द आप देख सकते हैं बनठन, पाहुन, घाघरा, घूंघट, जुहार, ओट, किवार, परात, अटारी, भरम। इस तरह से आप इन शब्दों को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब मेघ आए कविता की भाषा जो है सहज और सरल है, इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कविता में आम बोलचाल के शब्दों के अलावा आंचलिक शब्दों का प्रयोग है। जैसा ऊपर कहा जा रहा है, आंचलिक शब्दों का प्रयोग है। इसमें कवि ने अपनी बात को अत्यंत सीधे साधे सरल शब्दों में कह दिया है। भाषा में मुहावरों का प्रयोग करने तथा प्रकृति का मानवीकरण करने से भाषा की सजीवता एवं रोचकता बढ़ गई है, जिससे यह और भी सरल और सहज बोधगम्य हो गई है। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त हो गई। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस तरह से अगले वीडियो में मिलेंगे अन्य प्रश्नोत्तरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।